हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम इजी नोट्स। तो स्टूडेंट्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को हमने दो पार्ट्स में कवर किया है। पार्ट 1 का लिंक आपके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर तक कवर किया था। तो आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बाकी के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वीडियो के एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शेयर करूंगी, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। अब हमने ये सब तो पढ़ लिया कि टेम्परेचर चेंज करने से जो स्टेट्स हैं वो इंटर कन्वर्टेड हो रही हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है ऑन चेंजिंग दी टेम्परेचर। तो ऐसा हो क्यों रहा है? टेम्परेचर चेंज करने पर ये स्टेट क्यों चेंज हो रही है? तो ऐसा इसीलिए है, जैसे हमने किया पहले भी, कि जैसे अगर हम टेम्परेचर किसी का भी बढ़ाते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज कर जाती है। अब क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ गई तो वो एनर्जी जो होती है वो यूज करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। अब जैसे मान लो सॉलिड्स है, सॉलिड्स को हमने हीट दी तो वो हीट जो होगी it overcomes the forces of attraction between the solid particle। ठीक है, तो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की कोशिश करेगी वो एनर्जी, जिससे जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी पोजीशन छोड़ देंगे और थोड़ा दूर चले जाएंगे। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और वो थोड़ा फ्रीली मूव करने लगेंगे। और ऐसा कब होता है? जब वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो स्टेज ऐसी आ जाएगी जब सॉलिड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा टू अ लिक्विड। तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम हो गई तो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन छोड़ेंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे, और इसीलिए जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। हर एक सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी ज्यादा किसी भी सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उनको तोड़ने के लिए, और उतना ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, यानी उतनी ही ज्यादा हमें हीट रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले स्लाइड के साथ। अब है लेटेंट हीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सब ध्यान से सुनना और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना कि लेटेंट हीट क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, लेटेंट का मतलब क्या है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन। इस लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी कि हिडन हीट। तो ये हीट होती कौन सी है? ये वो हीट है दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि जितनी हीट, ये उतनी ही हीट है जितनी सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए चाहिए। हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाना उसका, सिर्फ उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है। उस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जितनी हीट चाहिए दैट इज दी लेटेंट हीट। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, तभी आपको शायद ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये बेसिकली टू टाइप्स की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये फ्यूजन क्या है। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब सॉलिड टू लिक्विड। तो जब हमें सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, उसमें जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज द लेटेंट हीट। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, ये ग्लास में हमारे पास आइस क्यूब्स हैं, यहाँ पर पानी है, हम नीचे से इसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 बजे देखा ये 27, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा आइस का टेम्परेचर, वही है। हमने 1 मिनट बाद देखा हीट, आइस तो सारी हमारी मेल्ट हो गई, लेकिन जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हुआ। तो यानी सिर्फ आइस मेल्ट हुई है लेकिन जो टेम्परेचर है दैट रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हमने उतनी ही हीट ही दी है दैट इज एनफ टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। अगर हम अब और ज्यादा इसको हीट देते रहते हैं, तो हमने 3-5 पर देखा ये तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो यहाँ तक जो होगा वो लेटेंट हीट में इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज तक आने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है दैट इज द लेटेंट हीट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? अब आप इस पर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि
why ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? जैसे मान लो बर्न हो जाता है तो हम फटाफट से बोलते हैं कि आइस निकाल के उसके ऊपर आइस रगड़ो। हम ठंडा पानी क्यों नहीं लेते उतना ही, मतलब अगर हमारे पास पानी भी 0 डिग्री वाला है तो हम पानी से क्यों नहीं करते, आइस से ही क्यों लगते हैं? वाई आइस इज मोर इफेक्टिव? तो ऐसा इसीलिए है, यहाँ पर अगर हम बात करें आइस और वाटर ये दोनों ही हमारे 0 डिग्री सेल्सियस पर हैं, बट यहाँ पर जो वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस उसके अंदर मोर हीट है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये ज्यादा गर्म है क्योंकि इसके अंदर लेटेंट हीट भी इंक्लूडेड है, तो ये जो है ये ज्यादा ठंडा होगा। तो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू आइस इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। अब क्योंकि इसमें हीट ज्यादा है तो ठंडा कौन ज्यादा होगा, आइस, इसीलिए आइस इज मोर इफेक्टिव देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम नेक्स्ट इसका ऐसा ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहीं पर लगेगा। यहाँ पर क्योंकि वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड टू वेपर, यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड्स को वेपर में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा। अगर 100 डिग्री पर पानी है तो 100 डिग्री पर ही वेपर्स रहेंगे। So the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of liquid into vapor at atmospheric pressure at boiling point is known as latent heat of vaporization. तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस लिखनी जरूरी है, प्रेशर भी फिक्स्ड है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर भी फिक्स्ड है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे हमने देखा 4 बजे ये पानी है, 4 बजे देखा तो ये इसका टेम्परेचर है 373 केल्विन या फिर हम कह सकते हैं 100 डिग्री। 4:01 पर 1 मिनट बाद देखा हमने इसको हीट दिया तो वेपर में ये कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर तब भी इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट liquid to vapor at its boiling point is called latent heat। अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बट ये लेटेंट हीट में इंक्लूड नहीं होगा। अब इस पर भी सेम वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे ज्यादा जलेगा, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? ये वाटर है, ये स्टीम है, तो किस में ज्यादा हीट होगी, इसमें हीट ज्यादा है या इसमें हीट ज्यादा है? कोई बता सकता है मुझे? बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ पर जो वेपर्स होंगी इट हैज मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, यानी कि स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। तो particles in steam, that is water vapor at 100 degree C, have more energy than water at same temperature, क्योंकि particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। Understood? यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के साथ। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो स्टेट्स हैं वो कन्वर्टेबल होती हैं अंडर 2 कंडीशंस ओनली, फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकंड इज प्रेशर। हमने टेम्परेचर पहले ही डिस्कस कर लिया कि कैसे चेंज होती हैं, अब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब प्रेशर का भी आपने एलपीजी और सीएनजी वाला एग्जाम्पल तो पढ़ा ही है कि जब हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं यानी उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड में। ये पार्टिकल्स दूर दूर थे, ये क्लोज आए और ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड्स में, जिनमें हम गैसेस को लिक्विफाइड करते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर और इसीलिए स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 1 मार्कर क्वेश्चन है कि हम गैसेस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसकी 2 कंडीशंस हैं, एक तो प्रेशर अप्लाई करके, दूसरा टेम्परेचर को कम करके। टेम्परेचर कम करेंगे तब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, तो उससे भी हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा एक सॉलिड CO2 या फिर ड्राई आइस सुना होगा। ड्राई आइस का मतलब क्या है, इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस बोलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, ठीक है,
लेकिन अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर दें और उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दें, तब हम उसको बोलते हैं ड्राई आइस। तो solid CO2 gets converted directly into gaseous state on decrease of pressure without coming into liquid state। ये जैसे हमने कहा कि solid to gases में convert करना है हम without converting to liquid state, जैसे हमने sublimation में किया था, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। तो सॉलिड CO2, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस, तो वो है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। मेक सेंस? चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो होता है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, कि जैसे सी है, कोई भी आपने पतीला भर के रख दिया, उसमें धीरे धीरे से पानी जो है वो अपने आप उड़ता रहता है, तो दैट इज द इवेपोरेशन, जो कि खुद से होता है, वो नेचुरल फिनोमेना है। और जो आपका बॉइलिंग है वो आपका नेचुरल नहीं है। और दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि जो इवेपोरेशन है दैट इज द सरफेस फिनोमेना, वहां पर सिर्फ जो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ही उड़ते हैं, जबकि बॉइलिंग में आपने देखा होगा पूरे उसमें बबल्स होते हैं लिक्विड में, यानी कि वो बल्क फिनोमेना, उसमें पूरे के पूरे जो बल्क से जो पार्टिकल्स होंगे वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमेना है, भाई ऊपर वाले जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्यों उड़ते हैं, हम उसको हीट भी नहीं कर रहे, फिर भी वो जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट क्यों हो रहा है। तो हम इवेपोरेशन में ये वर्ड जरूर लिखेंगे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हम उसको बॉईल नहीं कर रहे हैं, वो उससे पहले ही वेपर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो वाई इट अकर्स, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल सरफेस पर होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि वो सराउंडिंग्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं। तो अगर वो वार्म होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और अगर एनर्जी उनके पास ज़्यादा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को भी वो तोड़ पाएंगे। तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट सरफेस, they are having higher kinetic energy, therefore they are able to break away द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इसीलिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वेपर। जैसे आपने देखा होगा, जो अगर गीले कपड़े हैं हम उनको फैलाकर सुखाते हैं, हम ऐसे ही क्यों नहीं डाल देते, ठीक है। तो जितना हम उसको फैला देते हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि इवेपोरेशन जो होता है दैट इज द सरफेस फेनोमेना। तो अब इसके फैक्टर्स क्या होते हैं विच आर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सबसे पहला है हमारा सरफेस एरिया। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जब गीले कपड़ों को हम फैला देते हैं तो वो जल्दी सूखते हैं, तो हायर द सरफेस एरिया मोर विल बी द इवेपोरेशन। सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, अभी क्योंकि इवेपोरेशन तो काइनेटिक एनर्जी पर ही डिपेंड करता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इवेपोरेशन इंक्रीजेस, बिकॉज greater number of particle will have enough kinetic energy to go into vapor state. Third is humidity. Humidity क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी एयर में पानी की का कंटेंट। अगर एयर में पहले ही पानी ज्यादा है तो क्या इवापोरेशन होगा, तो इसीलिए अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब अगर हवा तेज चल रही है, आपने देखा हवा तेज चल रही हो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना? जो एटमॉस्फेयर में जो पानी के पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर के, वो विंड के साथ चले जाएंगे, तो अब वाटर वेपर कम हो गए एटमॉस्फेयर में, तो इसीलिए इवापोरेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. So that is why clothes dry faster on a windy day. तो ये चार हमारे फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट्स द इवेपोरेशन। तो इसमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कैसे होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कैसा होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है ये चारों फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो सबसे जो इसका मेन है दैट इज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग।
कि अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। तो ऐसा क्यों है? जैसे मान लो कोई भी आपने ओपन वेसल रख दिया, कोई पतीले में आपने पानी भर के रख दिया, उसमें से लिक्विड उड़ रहा है। अब लिक्विड को उड़ने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी ना, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो कहाँ से लेगा वो? तो वो जो हीट लेगा फ्रॉम दी पार्टिकल्स इन दी वेसल। तो वो उसमें से क्योंकि एनर्जी ले रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी वेसल की, तो इसीलिए वहां पर वो ठंडा हो जाता है लिक्विड। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। वो सराउंडिंग से एनर्जी लेता है टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो जिस वजह से दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। जैसे मैंने यहाँ पर एक आपको मटके का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर एक ये मिट्टी का मटका है, ये स्टील का है। मिट्टी के मटके में छोटे छोटे पोर्स हैं ये, ठीक है। यहाँ स्टील के इसमें कोई भी पोर्स नहीं है। अब यहाँ पर जो पोर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेपोरेशन, क्योंकि ऊपर तो ढका हुआ है ये, तो इन पोर्स के थ्रू इवेपोरेशन हो रहा है। जबकि स्टील के मटके में कोई पोर्स नहीं है तो कोई इवेपोरेशन नहीं होगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दीज टू मटकास, मड वाले में और एक स्टील वाले में। अब क्योंकि यहाँ पर होल्स हैं तो इवेपोरेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन के लिए जो भी इसको हीट चाहिए तो वो हीट ले रहे हैं, जो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं ये वाले, ये हीट ले रहे हैं फ्रॉम दी पार्टिकल्स जो नीचे हैं इसके अंदर, पोट के अंदर जो पानी है वो वहां से हीट को खींच रहे हैं। तो वहां से अगर वो हीट ले रहे हैं तो इससे यहाँ का जो पानी होगा मटके का वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसमें से हीट निकल रही है। तो जबकि इसमें कोई एवापोरेशन नहीं है, एवापोरेशन नहीं है तो पानी वैसे का वैसा रहता है, वो ठंडा नहीं होता। तो इवापोरेशन की वजह से ही मटके में जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। तो अगर हमने पूछा जाए कि क्यों होता है तो आप यही बोलोगे कि यहाँ पर जो मटके होते हैं, इट हैज टाइनी पोर्स इन इट थ्रू विच इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। और इवेपोरेशन के लिए इट टेक्स एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जिसकी वजह से विच मेक्स द वाटर इन द पॉट कोल्ड। तो जिसकी वजह से पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, अगर हम अपना ये एसीटोन डालते हैं हथेली के ऊपर जो कि नेल रिमूवर है, तो वो भी एसीटोन की भी ये टेंडेंसी है कि वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही वो इवेपोरेट होता है एसीटोन, तो वो भी हमारे हाथ पर कूलिंग इफेक्ट छोड़ देता है, हमें ठंडा ठंडा लगता है उसके बाद। तो वो भी क्यों लगता है? क्योंकि ये इवेपोरेट हो रहा है, उसको हीट कहाँ से मिलेगी? हमारी पाम से लेगा। तो वो जब हमारी पाम से हीट खींचेगा तो यहाँ पर फिर हमारी पाम को ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है कि हम समर में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं कॉटन क्लॉथ? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के, पानी को वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे गर्मियों में स्वेटिंग वगैरह होती है तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट करते हैं पानी को। तो जब वो पानी उसमें से इवेपोरेट होगा जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी से हीट खींचेंगे और हमारी बॉडी को ठंडा लगेगा। बेसिक कुछ एग्जांपल्स हैं और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इवेपोरेशन। कुछ एग्जांपल्स मैं और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस, तो वो आप खुद से कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। जैसे ये 4-5 क्वेश्चन है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अब आप सब मुझे इसका आंसर करेंगे। सेकेंड, हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर? ये भी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है, तो ये भी आप शेयर कर सकते हैं। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? ये भी सेम उसी एप्लीकेशन पर है, इवेपोरेशन पर। आप खुद उसको फ्रेम करेंगे और एक बार मुझे इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में छोड़ेंगे। फिर है नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड? ये भी वही हमने डिस्कस किया कि जो सॉलिड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वेपर्स विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, जो कि था हमारा सब्लिमेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन? इसके एक दो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं कि बॉइलिंग जो है दैट इज द बल्क फेनोमेना, इवेपोरेशन इज द सरफेस फेनोमेना। बॉइलिंग होता है एट द बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन अकर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
तो ये जो होते हैं ये 2-3 हम कर सकते हैं इसके डिफरेंशिएशन। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। I'll answer all the question as soon as possible. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, बाय, टेक केयर।